करेंगे 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 जरा बोले ऊपर चलिए। ये आएगा कैसे बाहर 100 करोड़ आपके दिल को करना है परिचय है वो डिटेल लिखा होगा उसको आप इससे एलोबरेट करके हाँ उस दूसरे परिचय करना ना और तीसरे तो तीसरे तुम लोग करेंगे बाद में मंथन इंटरेक्शन हमने उसको मंथन कहा है संवाद चर्चा जो भी है यहाँ मंथन के बाद समय रहते हुए अध्यक्ष को देखिए मंथन कितने लंबा खींचना थोड़ा सा आप और अध्यक्ष ये करना चाहिए तो मंथन बहुत ज़्यादा 15 मिनट पहले स्पीकर को बोलने के लिए मंथन शुरू होगा मंथन के लिए सामान्यतः आधा घंटे मिलेगा 12-15 मिनट अध्यक्ष तक तो 1.5 आवर का 1.5 राष्ट्र सर्वोपरि विचारकों एवं कर्मशीलों के इस राष्ट्रीय विमर्श के पहले समानांतर सत्र में आप सभी का स्वागत है। इसका विषय है सामाजिक जीवन में औपनिवेशिक मानसिकता। सत्र प्रारंभ हो गया है इस सत्र की अध्यक्षता के लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर अशोक मोदक जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस सत्र की अध्यक्षता करें। इनकी सहमति के इस सत्र में हमें जिन विद्वान व्यक्तियों का मार्गदर्शन प्राप्त होना है उसमें प्रोफेसर आरपी तिवारी जी हैं, डॉक्टर प्रकाश शाह जी हैं, आप लंदन से पधारे हैं, मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब हैं जो आप दिल्ली से पधारे हैं। मैं आप सभी का संक्षिप्त परिचय करा रहा हूँ जैसे कि हमारे परंपरा है। सबसे पहले हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक मोदक जी प्रमुख शिक्षाविद और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सदस्य हैं। आपने 5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय जो है उनको शोध प्रोफेसर नामित किया गया है। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। उन्होंने शताधिक शोध पत्रों एवं 30 पुस्तकों का लेखन किया है। वे महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं और उन्हें बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड भी जो है प्राप्त हुआ है। विभिन्न समाज हित एवं राष्ट्र हित के विषयों पर आप स्वेच्छा से सक्रिय रहते हैं। मैं उनका लोक मंथन आयोजन समिति की ओर से स्वागत करता हूं और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य भारत प्रांत के प्रांत प्रचारक श्री दीपक शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि वे श्री अशोक मोदक जी का अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान करें। हमारे बीच इस विषय के विद्वान के रूप में श्री प्रोफेसर आरपी तिवारी जी उपस्थित हैं। आप डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का जो है उसके सागर के आप कुलपति हैं। पूर्व में मिजोरम विश्वविद्यालय में व्यावहारिक भूगर्भ अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। आपने भूगर्भ शास्त्र पर अत्यंत महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं, अनेक शोध कार्य आपने किए हैं। आपके स्वागत के लिए मैं 5 जन के संपादक श्री हितेश शंकर जी से अनुरोध करता हूं कि वे उनका अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान करें। हितेश जी। हमारे बीच एक और विद्वान उपस्थित हैं, डॉक्टर प्रकाश शाह जी। डॉक्टर प्रकाश शाह संस्कृति और कानून के अध्येता हैं। वे क्वीन मैरी विश्वविद्यालय लंदन स्थित संस्कृति एवं कानून केंद्र के निदेशक हैं। कई पुस्तकों के लेखक तथा सहलेखक डॉक्टर प्रकाश शाह के नवीनतम प्रकाशन है अगेंस्ट कास्ट इन ब्रिटिश लॉ, ए क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजन इन द इक्वलिटी एक्ट 2010 एंड फैमिली, रिलीजन इन लॉ, कल्चरल एनकाउंटर्स इन यूरोप। ये मुस्लिम अल्पसंख्यक विस्थापन तथा स्थानांतरण नियमों पर विशेष काम कर रहे हैं। लंदन से पधारे श्री प्रकाश शाह जी के स्वागत के लिए मैं श्री हितेश शंकर जी से अनुरोध करता हूं कि वे डॉक्टर प्रकाश शाह जी का अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान करें। इस विषय पर विचार रखने के लिए हमारे बीच एक और महत्वपूर्ण विद्वान उपस्थित हैं, मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब।
आप शांति एवं पंथ निरपेक्षता के लिए काम कर रहे इस्लामी संस्था अंजुमन मिनहाज रसूल एस के अध्यक्ष हैं। धार्मिक समन्वय बनाए रखने एवं उसकी पुनर्स्थापना हेतु वे निरंतर प्रयत्नशील हैं। उनकी संस्था पहली ऐसी संस्था थी जो कश्मीरी पंडितों से मिलने उनके विस्थापित शिविरों में गई। मौलाना दहलवी इस्लाम की शिक्षा द्वारा समाज में समन्वय, समरसता और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप फाउंडर प्रेसिडेंट भी है इंडिया इंटरफेथ काउंसिल के। मैं दहलवी साहब का स्वागत करता हूं और आपके स्वागत के लिए मैं श्री दीपक शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वे आएं और उनका अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान करें। बिना किसी मतलब औपचारिकता के मैं चूंकि इस विषय को सबसे पहले रखने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो एक बीज वक्तव्य जैसा थोड़ा संक्षिप्त में की दिशा ताकि सभी वक्तव्य हमारे विद्वान वक्ताओं की वो हो सके। इसके लिए हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक महोदय जी से अनुरोध करता हूँ क्योंकि संक्षिप्त में प्रारंभ में अध्यक्ष उद्बोधन तो बाद में देंगे, लेकिन एक प्रारंभिक दिशा जो है उसके निर्धारण के लिए प्रोफेसर अशोक महोदय जी से अनुरोध करता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, वास्तव में जब 2016 में हम ये चर्चा छेड़ रहे हैं, मुझे स्मरण होता है 100 साल पहले तिलक जी ने जो सिंह गर्जना की थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको प्राप्त करके ही रहूंगा। इसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि क्या पिछले 7 दशकों में हम स्वराज्य की अनुभूति कर रहे हैं? क्या ये सही नहीं? That even today, very unfortunately, opinion makers appear to be influenced by Euro-American models, behavioral patterns, and so on. As I have been suggested, I have been told to speak for very few minutes in the beginning because ultimately at the end, while concluding this particular session, I intend to articulate my views. I just want to put 2 important things in front of all of you. Friends, very unfortunately, those who happen to be protagonists of India-centric approach are condemned, criticized by the so-called progressives, so-called secularists, so-called leftists. I will give you only 2 examples. Yesterday or day before yesterday, when Donald Trump came out with flying colors, we all know that very unfortunately he earned a very bad image because of all his views, whether in connection with race, in connection with the females. Somewhere I came across that Donald Trump is bracketed in the same bracket in which we, the protagonists of Indian ethos, naturally articulate our views. I think the time has come when we should categorically make it clear that our views in connection with other ethnicities, other races are absolutely articulations of old Vedic principle, ekam sat vipra bahudha vadanti. We don't discriminate between Hindu and Muslim, between Hindu, Muslim and Christian and so on. That is point number 1. Secondly, somewhere when I participated in one of the seminars in our Mumbai University, a great orator invited my attention to the fact that after the collapse of the Soviet Union, the 15 sovereign independent nation states which have emerged for the last 25 years have ultimately failed in achieving their goals. They say, they means the critics of the Indian ethos, they point out, you have all the time been criticizing statist people. Now after the collapse of the USSR, not only in Central Asian states, but in all the 15 republics, they have become market fundamentalists. Come on, tell us whether market fundamentalists have resolved the problems faced by the ordinary people. In short,
just as they failed, you are also bound to fail because you belong to the same category. I think again the time has come that we, the protagonists of India-centric approach, should make the things very absolutely clear that number one, we are inheritors of that Vedic principle. Number one, ekam sat vipra bahudha vadanti, and number two, again one and the same ethos asks us to have a categorical, clear picture of the state government. According to our conception, state government must be able to provide public goods. Number one, it must not at all succumb to the pressures from oligarchs, and number three, it must facilitate the unfoldment of democracy. In other words, we should neither be bracketed with Donald Trump, nor should we be bracketed along with market fundamentalists. I think, as I have already told you that I intend to speak only for a few minutes, I find it essential to close my speech just now and invite Tiwari ji to start his speech. Subsequently, both these two gentlemen will also speak. Finally, I will articulate my views. Tiwari ji. हमारी भारतीय और वैदिक सभ्यता ये बोलती है कि हम जब कहीं भी अपने विचार किसी भी विषय में रखें तो खड़े होकर के बोलें। इसलिए हम उसका अनुसरण करते हुए अध्यक्ष महोदय से खड़े होकर के बोलने की अनुमति चाहते हैं। इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर मोदक जी और हमारे सहवक्ता प्रोफेसर साहब और मौलवी साहब और यहाँ उपस्थित सब सज्जनगण, इस सत्र के लिए जो विषय दिया गया है ये बड़ा विस्तृत है और सेशन के पहले जो उद्घाटन सत्र हुआ वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और उसमें जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल के आई उद्घाटन सत्र में वो ये थी कि हमको, हमारे भारतवासियों को मानसिक गुलाम बना दिया गया। हम इस पर चर्चा करेंगे कि हम मानसिक गुलाम कैसे बने, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से, और कौन उसका सूत्रधार है। 1932 में हाउस ऑफ कॉमन्स में विलियम एडम्स ने भारत के बारे में विस्तृत रिपोर्ट जो करीब 1000 पन्नों की थी उसको रखा और चूंकि यह रिपोर्ट टीबी मैकाले भी वहाँ बुलाया गया था और इस रिपोर्ट पर जब चर्चा शुरू हुई उसमें टीबी मैकाले को से ये पूछा गया कि आप संक्षिप्त में भारतवर्ष का विवरण कैसे करेंगे। बहुत कम शब्दों में यदि आपको भारतवर्ष के बारे में बोला जाए तो आप कैसे भारतवर्ष का विवरण करेंगे। उनका जवाब था कि आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया। भारतवर्ष के हर एक कोने कोने में वो गए लेकिन उनको पूरे देश में कहीं भी एक भिखारी नहीं दिखा, उनको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जो कि दूसरे पर आश्रित हो, उनको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा जो कि बेरोजगार हो। और चौथी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये बोली कि उन्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा जो अशिक्षित हो। उनसे पूछा गया कि अशिक्षित नहीं है कोई भारतवर्ष में, ऐसा कैसा संभव है। उनका जवाब था कि यहाँ हम शिक्षा का मतलब अर्थ इससे निकालते हैं जो अपने समाज द्वारा निर्धारित मापदंडों को अपनाए वो शिक्षित है और जो ना अपनाए वो अशिक्षित। इस तरह का विवरण टीबी मैकाले ने 1932 में हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतवर्ष के बारे में दिया। इन चार विशेषताएं उन्होंने बताई भारतवर्ष के बारे में, इनसे हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में
आर्थिक क्षेत्र में और समाज में अपने जीवन का निर्वाह कैसे करना है, कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, ये उस समय हमारे देश में चरम सीमा पर था, उत्कृष्ट की चरम सीमा पर था। टीवी मैकाले से एक प्रश्न पूछा गया कि शिक्षा की वहां क्या व्यवस्था है। उन्होंने बोला कि करीब 16,800 गुरुकुल हैं। ये 1832 की रिपोर्ट है। 16,800 गुरुकुल उस समय थे। उनसे पूछा गया कि इनकी साइज क्या थी गुरुकुल। वो बोले कि जो सबसे बड़ा गुरुकुल था वो उसमें 20,000 बच्चे पढ़ते थे। सबसे छोटा गुरुकुल था उसमें 200 बच्चे। उनसे पुनः प्रश्न पूछा गया कि 20,000 बच्चों को की पढ़ने की व्यवस्था कैसे थी। वो बोले कि सबसे बड़ा उसमें जो टीचर शिक्षक था, जिसको कुलपति बोलते थे, वो था, और वो अपने 25 प्रिय छात्रों को चुन करके उनको सिखाता था और फिर ये 25 दूसरे 25 को पढ़ाते थे और इस तरह से चयन बनती थी। पूरा 20,000 लोगों को उपयुक्त शिक्षा मिलती थी। उनसे पूछा गया कि उसमें कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे। मैकाले का जवाब था कि 18 विषय गुरुकुलों में पढ़ाए जाते थे। सब लोग चौंकने लगे, 18 विषय कैसे गुरुकुल में पढ़ाए जाएंगे। आज की हम शिक्षा व्यवस्था देखें, ग्रेजुएशन में हम केवल 3 विषय पढ़ते हैं और उसको भी यूजीसी 2 कर दिया। बीए खासकर जो सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेज में जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें 2 ही विषय अभी होंगे। उनसे पूछा गया कि सबसे प्रिय विषय कौन था। उनका जवाब था वैदिक मैथमेटिक्स। फिर पूछा गया क्या कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं? बिल्कुल नहीं, केवल मैथमेटिक्स में। दूसरी क्या प्रिय विषय थी? चिकित्सा। चिकित्सा में क्या था? सर्जरी और मेडिसिन। और उन्होंने और जो उनका स्वयं का प्रत्यक्ष देखा, जो उनका जो बहुत सारे विवरण थे उन्होंने वहां दिया उस पर। और उस समय उनका कहना था कि हमारी जितनी भी शिक्षा चिकित्सा पद्धति है वो सिम्टम बेस्ड है। आप किसी भी वैद्य के पास जाएंगे, वो आपसे पूछेगा आपको क्या 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 तकलीफ हो रही है, क्या लक्षण है, आपको बलगम निकल रहा है, किस कलर का है, मोटा है, पतला है, नाक बहती है कि नहीं, तरह तरह के जो भी सिम्टम्स है किसी बीमारी के, उस सिम्टम्स के आधार पर बीमारी की एक्यूरेट डायग्नोसिस करते हैं और उसके आधार पर आप दवाई देते हैं और व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। ये हमारी शिक्षा पद्धति थी। आज आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो 100 टेस्ट लिख देगा। उसकी पढ़ाई का क्या महत्व है जब वो पहचान ही नहीं पाएगा सिम्टम्स के आधार पर। यदि किसी बीमारी की पहचान नहीं कर सकता है, केवल मशीन को ही करना है। ये अभी चिकित्सा के क्षेत्र में हम कहाँ थे, क्या पद्धति थी हमारी, और अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं। उसके बाद उनसे पूछा गया कि और कौन से विषय हैं जो बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट्स में से जिसमें ज़्यादा बच्चे ज़्यादा रुचि रखते हैं। उनका जवाब था मेटलर्जी उस समय। और वो बोले कि कहीं भी मेटलर्जी में, धातु विज्ञान में भारत जितना धनी है, कोई भी वेस्टर्न कंट्री, कोई भी यूरोपियन कंट्री में उस तरह की टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है। जिस क्वालिटी का लोहा वो बनाते हैं, दिल्ली का खंबा उसका उदाहरण है, अभी तक उसमें रस्ट नहीं लगी हुई है। इस कोट की धातु हमारे यहाँ बनती थी। ये 32 में विवरण दे रहे हैं, लेकिन उनका अध्ययन पिछले 20 सालों में जो उनका अध्ययन था उसका वो निचोड़ वहाँ बता रिपोर्ट में थी और उसका वो वर्णन कर रहे थे। फिर आया कि फिर और क्या पॉपुलर विषय है, वो बोले कि कारीगरी। और समाज में जितने भी तरह के इम्प्लीमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है, भारत के निवासी उन सबको बनाने में दक्ष है। बाद में उनसे पूछा गया कि जब ये स्थिति है और वैदिक मैथमेटिक्स और स्पिरिचुअलिज्म ये तो था ही,
तो टीवी मुख्यालय अंत में निष्कर्ष में ये बोले कि चूंकि वहाँ हर एक तरह की व्यवस्था, और एक बात वो और बोले कि भाई ये 18 विषय जो हैं वो क्या सब बच्चे 18 विषय पढ़ते हैं? मैकाले का जवाब था हाँ, सब बच्चे 18 विषय। कैसे संभव है कि 18 विषय एक साथ पढ़ लेंगे? बोले इस तरह की पढ़ाई नहीं होती थी कि पहले एक विषय पढ़ाएंगे, उसमें जब महारत हो जाएगा तो दूसरा विषय, फिर तीसरा विषय, इस तरह से 18 विषयों का ज्ञान वहाँ गुरुकुल में दिया जाता था। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो आज इसके परिप्रेक्ष्य में बहुत ही जरूरी है हम लोगों को जानना, हम सब जानते भी हैं, उनसे पूछा गया कि वहाँ इवेल्युएशन प्रोसेस क्या है, असेसमेंट कैसे होता है बच्चों का? 18 विषय पढ़ेंगे और लगातार पढ़ते रहेंगे तो एग्जाम कैसे होता है, परीक्षा कैसे होती है, बच्चों का इवेल्युएशन कैसे होता है? वो बोले कोई इवेल्युएशन नहीं होता है, जैसा अभी है सिलेबस पढ़ेंगे, 5 क्वेश्चन आएगा, बच्चे रट के जाएंगे, उसको वोमिट करेंगे आंसर शीट में। तो बोले तो फिर कैसे एसेस करते हैं कि बच्चा को कुछ ज्ञान मिला है कि नहीं मिला? तो वो बोले कि भाई इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक चीजें, कारीगरी के क्षेत्र में कुछ उनको बता दिया जाएगा कि आप ये बनाइए, उसको बना के दिखाते थे। चिकित्सा के क्षेत्र में मरीज को बुला करके और उसको सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके उसको मेडिसिन देते थे और फिर 10 दिन बाद देखते थे कि भाई इस मेडिसिन का क्या प्रभाव है, जो शिक्षा हम इसको दिए हैं बच्चे को वो सही में उस तरह की शिक्षा की प्राप्ति उसको हुई है कि नहीं हुई। इस तरीके से इवेल्युएशन, प्रैक्टिकल इवेल्युएशन करके और बच्चों को पास किया जाता था। तो जब ये सब स्थिति थी तब टीवी मैकाले बोले कि ये it is if not impossible then it is very difficult to rule over India for a longer period of time। तो फिर मैकाले से पूछे कि तब हम कैसे भाई अपना शासन वहाँ चला पाएंगे? हम जिस उद्देश्य से गए हैं, वहाँ अपना बाजार ढूंढने के लिए गए हैं, वहाँ की संपत्ति लूटने के लिए गए हैं, तो हम अपना साम्राज्य वहाँ कैसे पूर्ण रूपेण स्थापित कर पाएंगे और उस साम्राज्य को और कैसे आगे बढ़ाएंगे? तब वो बोलते हैं कि केवल एक ही उपाय है कि यदि हम उनकी संस्कृति को नष्ट करें, उनके संस्कार को नष्ट करें, उनकी जो प्रथाएं हैं, कस्टम, ट्रेडिशंस, उनकी जो स्पिरिचुअलिज्म है, उसको हम जब अटैक करेंगे, उसको हिट करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तभी हम वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित कर पाएंगे और लंबे समय तक वहां शासन कर पाएंगे। और इसी में बड़ा फेमस उनका वक्तव्य था, जैसा आप सबको विदित है, कि we want to devise the type of education system in India through which Indians remain Indian only in skin and blood, but they become Western in their taste, in their thinking, in their mindset, in their dress, in their eating habits, everything. And that is what has happened, and that is the main reason for the type of mental makeup and the type of Indians we are in India, what was called in the opening session, we the Indians are stranger in India. And this situation has happened because of this. Now, there are several other, it is not only in the field of education that documents describe far. Even, in the village at that time it was asked that how many villages are self-sufficient. Macaulay said, forget about self-sufficiency. There are 7 lakhs villages in India which are giving revenue to the country. Revenue generating villages, 7 lakhs those days. You can imagine the type of village economy that we have had in the past. And now you go to any village, it doesn't look like village. I come from a village, and whenever I go, I see people from my village, they go to a small town, agglomeration, township, 15 kilometers to buy vegetables. That is the pathetic situation that we are in. जिस देश का किसान सब्जी खरीदने बाजार जाएगा, उस देश का भविष्य क्या हो सकता है? आज हम तरह तरह की बीमारियों की बात करते हैं। हमारे खाने पीने में, हमारे रहन सहन में ऐसी सब चीजें हर एक घर में उगाई जाती थी जिससे इम्यून सिस्टम डेवलप होता था। आप देखिए मुनगा, जिसको हम ड्रम स्टिक अंग्रेजी में बोलते हैं, हर एक घर में मुनगे का पेड़ हुआ करता था, हर एक घर में आंवले का पेड़ हुआ करता था, हर एक घर में नींबू का पेड़ होता था, केला,
फल पपीता सब फल फूल, हर किचन गार्डन कंसेप्ट जो अभी शहर में है वही कंसेप्ट था गांव में। हर एक तरह की सब्जियां उगाई जाती थी अपने प्रयोग के लिए, हर एक तरह के फल उगाए जाते थे और सब सीजनल फ्रूट्स। अब इम्यून सिस्टम कहाँ से डेवलप होगा? ड्रम स्टिक आज के बच्चे जानते नहीं हैं कि क्या होता है। बाकी चीजें आप देखिए, हमारी साइंस ये ऐसा नहीं था कि इसमें हमारे पूर्वजों को, लोगों को इसमें क्या विज्ञान छिपा हुआ है ये मालूम नहीं था, बिल्कुल मालूम था। और चूंकि वो इंस्ट्रूमेंट यूज करके डेटा जनरेट नहीं कर सकते थे, उसको सिद्ध नहीं कर सकते थे, इसलिए उसको धर्म से जोड़ दिया गया हर एक चीज को। आप देखें कि मैं मुझे याद है, मैं जब छोटा था स्कूल में पढ़ता था तो मेरी दादी माँ हर एक साल आंवले की पेड़ की पूजा साल में एक बार करते थे हम लोग, और वहाँ घर में जाकर के आंवले के पेड़ के नीचे खाना बना करके खाते थे। बरगद के पेड़ की पूजा होती थी, पीपल के पेड़, हर एक तरह जितने भी उपयोगी और पेड़ पौधे होते थे उनको हम देव स्वरूप उनकी पूजा करते थे। ये कल्चर अभी हमारी यंग जनरेशन इस कल्चर से, हमारी संस्कृति से पूरी तरह से डिटैच हो चुकी है। आज हमारे पास समय नहीं है अपने बच्चों को अपनी संस्कृति बताने का, अपना इतिहास बताने का। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये इनबिल्ट मैकेनिज्म थी, बच्चे दादा दादी के साथ रहेंगे, वो अपनी पूरी संस्कृति, परंपरा, कल्चर, अपना धर्म, अपनी अच्छी अच्छी बातें धर्मों में उन सबको सिखाते थे। ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस तरह की व्यवस्था थी। आज हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आ गए और अभी और आगे बढ़ रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप। पता नहीं हमारा कितना पतन होगा हमारे ही देश में यदि हम आज अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, जो उनमें सब अच्छी चीजें हैं, आज समय है रिसर्च फॉर रिसर्जेंस का। हमारी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको, उन पर हम खोज करें, उनको हम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करें और फिर आज के परिवेश में उनको ढालें, जिससे कि जो एक प्रोवर्ब है कि यदि हम अपने इतिहास को नहीं पहचानते हैं तो हम अपने वर्तमान को नहीं संभाल पाएंगे, और यदि हम अपने वर्तमान को नहीं संभाल पाएंगे तो हम अपने भविष्य को नहीं संभाल सकते हैं। इस में हमको पूर्ण रूप में विश्वास करना चाहिए। जो हमारी इतिहास में, जो हमारी संस्कृति में जो हमको अच्छी अच्छी चीजें मिली हैं उनको पुनर्स्थापित करना है, उनको वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करके पुनर्स्थापित करना है और भविष्य के लिए अच्छा सपना देखना है। और चूंकि मैं शिक्षा जगत को बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं कहूँगा कि हमको इस तरह की शिक्षा देनी है जिससे कि हम हमारे महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से जो विद्यार्थी निकले उनमें उनके समग्र व्यक्तित्व का उनमें विकास हो, समाज में किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना है ये उनको मालूम हो, और देश के विकास में वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। चूँकि समय का इंडिकेशन हो गया है, इसलिए मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया और अपनी बातें आप लोगों से शेयर करने का मौका दिया। तिवारी जी, आपके लिए बहुत धन्यवाद। आपने दो महत्वपूर्ण बातें बताई कि आखिर मैकॉले ने ये बुद्धिवेद करना क्यों शुरू किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आज जबकि इकोलॉजी के सामने चुनौतियां खड़ी है, हमारी परंपराएं इकोलॉजी की रक्षा करने का सबक देती है। नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू इनवाइट प्रोफेसर शाह टू आर्टिकुलेट Ladies and gentlemen, chairperson, delegates, students, friends, hopefully some friends afterwards. I'm very happy to join you. Thank you very much for the invitation to join this very august event, very important event, I think. And one of the things I found very important actually about the event is the fact that you have chosen to focus on the problem of decolonization. It's remarkable that a country which has been independent for something like 70 years, next year is going to be 70 years, almost 70 years, is still talking about the problem of decolonization. Of course, in the earlier plenary panels, we also heard about this problem.
So I don't need to repeat to you the fact that it's happening. But it is a remarkable thing that after 70 years, which could be maybe in a country like India, one could be a great-grandfather at 70, right? So great-grandfather generation. So how many, maybe 4 generations are present in one family, and we still haven't solved the problem of decolonization. But we have some kind of perception or intuition that colonization is a present problem, right? It affects us presently, right? Even after 4 generations post-political decolonization. So clearly there is some kind of problem, right? At least at an intuitive level, right? We have this consciousness that it's a problem to be solved. And that's why it's important for this conference to be asking that question in a more scientific way. What is colonialism as a phenomenon? If we're going to talk about decolonization or decolonialism or something like that, first of all, we need to identify what colonialism was, right? Now, of course, you can say it involved the extraction of revenues, it involved political domination, all kinds of bad things happen, you know, overtaxation of people, diversion of trade routes, the destruction of the local economy and education system, etc., etc. So colonialism is all of these things, right? At least all of these things happened during the colonial period, we know that. But one of the things which is important from an intellectual perspective is that colonialism seems to also try to act as a kind of knowledge framework, right? And so, okay, we could have, let's take the comparison with natural science, right? Natural science also comes into India with the West, right? Of course, there are traditional knowledge systems. I'm not saying India doesn't have traditional knowledge systems. Of course, it does, right? But during the colonial period, or soon afterwards, right, we have a series of imports from Europe in terms of the latest developments in sciences, technology, etc., etc. So when these are taught to within the colonial context, right, to, let's say, to Indians or Africans, one of the things that happens is that there is a supplantation of the traditional framework, right? But the interesting thing about scientific knowledge is that yes, it does supplant the traditional way, the native way of looking at the world, right? But it also provides you with a new way of improving your world, right? So that's a very important sort of, you know, so cognitively, there is some kind of benefit you see with the introduction of scientific knowledge. Although it's displacing your traditional framework, we can still say that cognitively there is a benefit, right? And for the benefit, for the progress of society, there is some kind of benefit. Now, colonialism is also an educational project, but it's not like the introduction of science into society, right? Because what colonialism does is, it, first of all, it tries to communicate the inferiority of the colonized society. Right? This is a very important dimension of colonialism. It tries to communicate the inferiority of the colonized society, the native society, exactly, right? And not only inferiority, but a kind of moral, and inferiority in a moral sense, right? Which means that morally speaking, Indians are inferior, right? Or Africans are inferior compared to Europeans. Now, this does not seem like a cognitively sustainable statement, right? Because you can say, well, of course, you know, our society has knowledge, your society has knowledge. We are not, you know, our society has ethics, your society has ethics. We are moral people, you are moral people. So how comes this insinuation of immorality comes in to the process of colonialism? Now, one of the things we always insist in within the context of our research program is that we say that in order to study Indian culture and society, actually first we have to accept that we haven't understood the West, right? We might speak English, like I speak English today, right? But the secondary question, and maybe more important question, is, have we understood Western culture, right? In what way should we understand Western culture? Now, the importance of that question comes in because in order to understand why the West perceives India as an inferior, morally inferior culture, we have to know how the West functions. Why is it that the West has to describe a culture such as India in a morally inferior sense, right? And there, it's a little bit difficult, I would suggest, to appeal to intentions or motives
Right? Of course, it may be right that Macaulay wanted to dominate, Indian culture and society and rule Indian culture, and that may be a motive for the destruction of the traditional educational framework. That may be well be true. But remember, colonialism, for how long does it take place as a world historical phenomenon? Something like 500 years, European colonialism? Right? Something like 500 years? How many people are involved in this enterprise? So how many Europeans are involved in this enterprise? Thousands and thousands of people. Now, are we going to say that every single person who was involved in the colonial enterprise was an evil-minded person? You can't say that, right? Some of them actually, they were very Indophilic. If you look at the Indian situation, they were like advocating the study of Sanskrit and all the other languages of India, and promoting them. So it's very simplistic to say that, oh, all colonialists were of the same mind and they were evil and they had bad intentions towards Indians. So it is not so. Having said that, what you will find when you look at the documents produced in the colonial context is that there is nevertheless, despite whatever intentions these people had, a consistent framework applied by the Europeans when they studied Indian culture and society, which implies that Indians are morally inferior, right? So even well-intentioned people think that Indians are morally inferior, right? If they don't directly say it, it's implied in the structure of their